बहुत आदमी कहता है प्रशांत किशोर 2 साल से पैदल चल रहा है, इससे प्रभावित होकर आए हैं। अरे मेरे भाई, हम इतना बेवकूफ दिखते हैं आपको? हमको नहीं मालूम है कि आप कहे आए हैं? अरे हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दे, कोई ना आने वाला है। ये भाई साहब कह रहे हैं पीछे खड़ा होके कि लोग पूछता है कि अलग अलग दल में काम किए हैं, इन पर भरोसा कैसे किया जाए, इनका अपना विचारधारा क्या है। बढ़िया सवाल है मेरे भाई। वो 10 बरस काम किए हैं तभी आप यहाँ आए हो, न तो हम पैदल जब चलते हैं तो ऐसे ही प्रबुद्ध लोग, समझदार लोग अपने दुकान में, गाड़ी में, घर में बैठ के हंसता है, ये पैदल चल रहे से कुछ होगा बिहार में, ना होगा कुछ। तो फिर बगल में कोई बताता है ये भाई इसका नाम प्रशांत किशोर है, ये आदमी है बहुत चालाक, बहुत चालाक आदमी, अगर घूम रहा है तो कुछ सोचिए क्या आया होगा। तो उसको फिर पता अच्छा वही है प्रशांत किशोर, वाला जो मोदी को जिताया था, वही वाला। अच्छा भाई चलो एक बार हमको भी मिला दो। आता है हमारे यहाँ गमछा फेंकने, रात में हमको कहता है भैया पूरा आपका जो यात्रा वहां गया ना, हम नहीं थे, अपना सब लोग को लगा दिए थे आपके साथ। सब लोग भैया बोले थे एक आदमी को कि आपका यात्रा में सहयोग करे, हमको मालूम है वो कुछ नहीं किया है, वो गमछा फेंकने आया है। इसलिए आया है कि उसको मालूम है कि यही प्रशांत किशोर है। कल होकर अगर व्यवस्था कहीं पलट दिया तो ना दुकान बचेगा ना दौरी बचेगी। तो सोचता चलो इधर गमछे डाल दे। पहले है वो वही भाजपा में, है वही राजद में, रहेगा जदयू में, अभी वहां सरकार में है, पैसा वैसा कुछ कमा रहा है, उसको छोड़कर जदयू हमारे पास काहे आएगा। लेकिन उसको डर है कि ये प्रशांत किशोर है, ये 10 बरस इस आदमी ने काम किया। हमारी पहचान क्या है? हम किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तो लड़के हैं नहीं। हमारी पहचान यही है कि जिस काम को करते हैं उसको बहुत ईमानदारी और शिद्दत से करते हैं, इसीलिए नहीं हारते। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं कि हमको मालूम है कैसे चुनाव जीतना है। हम चुनाव इसलिए जीतते हैं कि हमको मालूम है, हमारे माता पिता गुरुओं ने सिखाया है कि जिस काम को लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और शिद्दत से कीजिए। बिहार में लोग नहीं माने, हमने चलना शुरू किया, लोग कहे तो बिजनेसमैन है कितना दिन चलेगा, आप जैसे कह रहे हैं इसको तो दूसरा दल वाला दे देगा चला जाएगा। लेकिन जब 2 बरस से चलते ही जा रहे हैं तो जो मेरा आलोचक है वो भी कहता भैया कुछ कहो, चल तो रहा ही है, चल तो रहा ही है भाई, इसको तो नहीं इनकार कर सकते हो। अब आदमी क्या कह रहा है कि ना बात तो ठीक है कह रहे हैं, होगा नहीं बिहार में। आदमी शुरू में कहा कौन है, अब क्या कह रहा है कि ना बात तो ठीक कह रहे हैं लेकिन बिहार में हो जाए तब ना। फिर आदमी कहता है जो हमारा समर्थक है कि अगर होगा बिहार सुधरेगा तो यही जनसुराज से ही सुधरेगा। यहां तक लोग आ गए हैं, अगर सुधरेगा तो जनसुराज ही सुधार सकता है, यहां तक लोग आ गए हैं। अभी 15 महीना बाकी है, काहे के लिए घबरा रहे? ये आपको लग रहा है कि साले भर के बाद चुनाव है। आप लोगों को याद दिला देते हैं, मोदी जी 2013 जून में, डायरी में नोट कर लीजिएगा, जून 2013 में मोदी जी को अभियान समिति का हेड बनाया गया। अक्टूबर 2013 में प्रधानमंत्री का चेहरा बताया गया और मार्च 2014 आते आते सोते जागते उठते बैठते आपको मोदी 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 ही दिख रहा था। तो अभी जनसुराज दल 2 अक्टूबर को बनने दीजिए, 6 महीना में जहां खड़ा होगे जनसुराजे दिखेगा, बैठोगे जनसुराजे दिखेगा, सोओगे जनसुराजे दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखने वाला है। अभी हमने प्रचार शुरू ही नहीं किया, अभी तो पैदल चल रहे हैं, दल बनाए ही नहीं। अरे जिस काम के लिए आप हमको जानते हैं उसके लिए तो दल बनाना ना पड़ेगा, तो दल पहले बन जाने दीजिए। अब फिर 2 तारीख से देखिएगा कि चुनाव प्रचार कैसे होता है। जो हमारे समर्थक लोग हैं, शुभचिंतक है, वो कहता है कि भैया बातचीत तो चल रहा है लेकिन 10 में 5 को 6 को आदमी आजकल जनसुराज के बारे में जानता है। तो हम कहते कितना जानता है? कहते 5-6 आदमी जानता है भैया, 4 को 5 को अभी वो नहीं जानता है। तो हम कहते तो हम तो लोग तो जीत जाएंगे इतना से। कहता कैसे? तो मेरे भाई चुनाव जीतने के लिए तो 10 में 3 आदमी का वोट चाहिए। मोदी जी को कितना वोट आया है? 36%। 36 कितना हुआ? 10 में 3। 2014 में मोदी जी को 31% वोट आया था, मतलब 10 में 3 आदमी अगर वोट दे दिया तो चुनाव जीत गए। अब आपको समझे में नहीं आ रहा है। हम बंगाल में चुनाव कर रहे थे दीदी का, तो मेरे जो मित्र दोस्त हैं, तो जो भी गया बंगाल बोला भैया 200 सीट जीत रहा है भाजपा। हम लोग को भी चिंता होती है। उसको बोले अच्छा जाओ जरा पत्रकार हो, देख कर आओ कैसे तुमको लग रहा है कि 200 सीट आ रहा है। तो गया, 2 दिन घूम कर आया,
बताया बिल्कुल ठीक बात है, भाजपा को 200 सीट आ रहा है। कैसे? बोला जिससे मिले सब भाजपा नामे ले रहा है खाली। हम बोले कितना लोग से मिले? अरे भैया पूछो मत, 100 से मिले होंगे तो सब का सब भाजपा बोल रहा है। हम बोले किससे मिले? हिंदू से मिले, मुसलमान से मिले, किससे मिले? बोले ना मुसलमान बस्ती में नहीं गए थे, मुसलमान तो आप लोग को दे ही रहा है, हिंदू को चेक करने गए थे। पत्रकार लोग यही कहता है ना, चेक करने गए थे, हिंदू किसको दे रहा है, अति पिछड़ा किसको दे रहा है। तो बोला अच्छा क्या पाए? बोला कि 100 में समझिए 70 आदमी, 100 में 70 आदमी जो हिंदू है वो भाजपा में वोट, भाजपा को, बंगाल में वोट भाजपा को कह रहा है। तो हम एकदम ठीक है डेटा, ही बिल्कुल एकदम जांच लिया, एक भी, हम तो आपके अपने आदमी हैं, गलत काहे बोलेंगे। हम बोले बस ठीक हो गया, 200 सीट हम लोग जीत जाएंगे। बोला ये कैसे? हम बोले भैया हमको 10 में 3 को हिंदू चाहिए, 10 में 3 हिंदू अगर बंगाल में आपको वोट दिया तो आपका वोट हुआ 21%, 28% मुसलमान दे ही रहा है, तो कितना हुआ? 49, जीत कर आ गए घर। आपको लग रहा है जाके गणित बतिया रहे हैं वहां पर, भैया सब तो आदमी भाजपा को दे रहा है। इंफॉर्मेशन वही है, उसको प्रोसेस करने का तरीका अलग है। आपने ठीक प्रोसेस किया कि 10 में 7 हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है, उसके आधार पर आपने आकलन किया कि भाजपा को 200 सीट आएगा। हम आकलन करके बता रहे हैं कि 10 में अगर 3 हमको दे रहा है तो हमको 200 सीट जीतने के लिए इतना ही वोट चाहिए, और जीत कर उतना ही आए, उतना ही 49% वोट टीएमसी को आया है। तो घबराइए नहीं। अब आप लोग जो जुटे हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ मत कीजिए, तो अपने इर्द गिर्द 100 अपने जैसे प्रबुद्ध लोगों को बिहार के इस सुधार के अभियान में जोड़िए, उसके प्रवक्ता बनिए, इसके ध्वजवाहक बनिए, इसमें जिम्मेवारी लीजिए। खाली ड्राइंग रूम में बैठकर बात करने से नहीं होगा। एक अंतिम बात, कई लोग आप में से पैसे वाले लोग हैं, समाज में, बिहार में किसी के पास पैसा तो है नहीं, लेकिन बिहार के नजरिए से पैसे वाले हैं। हम अक्सर कहते हैं बिहार में पैसा किसी के पास नहीं। जिसके पास बिहार में 100 करोड़ रुपया आ गया, अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि धरती पर रहे कि आसमान में उड़े। 100 करोड़ रुपया जिसके पास आ जाए, उसको पता ही नहीं है कि उसको धरती पर आना है कि आसमान पर उड़ना है। तो हम अक्सर कहते हैं भैया 100 करोड़ रुपया अपना जमींदारी बेच के ले जाओगे बॉम्बे, तो एगो 100 करोड़ में फ्लैट भी नहीं खरीदाएगा। तो ये बिहार की दुर्दशा है। तो पैसा वाला तो यहाँ कोई है नहीं, लेकिन जो सामान्य परिवार हैं, खाने पीने रहने अच्छा जुगाड़ हो गया है। आपको अगर ये लगता है कि बिहार का कुछ भी हो, हमारा तो ठीक है, हमारा लड़का तो बंगलोर में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, वहां से नौकरी इन्फोसिस में, टीसीएस में मिल गया है, तो आपको ये बता दें कि आपकी दुर्दशा गरीब के मुकाबले ज्यादा है। गरीब का जो लड़का है वो मजदूरी करने के लिए गया है, उसका जब शरीर थकेगा वो वापस आ जाएगा। आज नहीं आएगा, 20 वर्ष के बाद आएगा, रहेगा इसी गांव में, गांव छोड़कर जाएगा नहीं, उसको कहीं ठिकाना ही नहीं है। लेकिन जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं, जो नौकरी करने बाहर चले गए, आप लिख के रख लीजिए, आप जितना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, जो घर बनवा रहे हैं, आपके बच्चों को के हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी करके वापस बिहार में आने वाला नहीं है। आप हम लोग की दशा देख लीजिए। हम लोग के घर में एक देखिए बैठे, हमारे गांव के एक आदमी केदार जी हमारे घर पे रहते हैं। हमारे बाबूजी लोग बहुत बड़ा घर बनवाए हैं, एक सासाराम में बनवाए, फिर बक्सर में बनवाए, यहाँ मेरा बेटा रहेगा, यहाँ पतो रहेगा, घंटा वहां दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। अगर जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति डूबेगा। अगर बौद्धिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, किसी भी नजरिए से आप भगवान की दया से समाज में आगे हो गए हैं, तो आपकी ये महती जिम्मेवारी है कि जो लोग समाज के पीछे छूट गए उनके लिए कुछ न कुछ कीजिए। अपना पेट भर लीजिए, लेकिन अपना पेट भरने के बाद किसी एक आदमी जिसको कि आप खाना खिला सकते हैं उसकी चिंता न करना मानवता नहीं है। इसलिए अगर आप अपने आप को प्रबुद्ध बताते हैं, अपने आप को सक्षम समझते हैं, सक्षम सिर्फ पैसे से नहीं, अगर आप दिमाग से, शरीर से, सामाजिक स्तर पर सक्षम हैं, तो आपकी हमारी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। और अगर नहीं कीजिएगा तो आप ये मान कर चलिए कि आपका भी भविष्य उज्जवल नहीं होने वाला है। करना ही है, खाली बात करने से नहीं होगा, सबको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 20 बरस के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही पड़ेगा। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप और हम प्रयास नहीं करेंगे, आज या 10 बरस के बाद प्रयास नहीं होगा, तो कोई तमिलनाडु, दिल्ली से आकर बिहार की चिंता नहीं करेगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे। महिला सशक्तिकरण
बिहार में सिर्फ कानून बना देने से महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति नहीं सुधर सकती है। तो ये तुरंत वाला जो आंसर है, महिलाओं की स्थिति तब सुधरेगी जब उनकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जो क्राइम के बारे में बताया जाता है, ये रिपोर्टेड क्राइम है। जो घरों में महिलाओं के साथ हो रहा है वो तो हमको पता भी नहीं चल रहा है। और 2/3 से ज्यादा जो महिलाओं पर क्राइम होता है वो अनरिपोर्टेड है। वो तब सुधरेगा जब महिलाओं की शैक्षणिक और आर्थिक स्वतंत्रता पर काम किया जाए। 7% से कम महिलाएं ही बिहार में ग्रेजुएशन कर रही हैं, सिर्फ 7%। 80% भले साक्षर है, लेकिन सेकेंडरी टर्सरी लेवल पे ड्रॉप आउट इतना है कि 100 में 7 बच्चियां ही ग्रेजुएशन तक पहुंच पा रही हैं। जब तक आपकी शैक्षणिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, मजबूती वहां नहीं आएगी, तब तक सिर्फ कानून बना देने से, 4 रेप की घटनाओं पर टिप्पणी करने से, धरना प्रदर्शन करने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। ऐसा हम लोग जनसुराज में मानते हैं। बाकी अगर आपका कोई सुझाव होगा तो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी भी कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं क्या? माइक जा रहा है, अब तक माइक जा रहा है। हेलो 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 आ रही आवाज? हाँ, थोड़ा शांति, धैर्य रखें। धैर्य का परिचय दीजिए। सर नमस्कार, मेरा नाम विकास सिंह है, मैं करहगर विधानसभा से आता हूँ और हमारी आपकी मुलाकात बहुत पुरानी है। मैं 2018 में दिल्ली में, जो कि थिन पॉलिटिक्स उस समय से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, इन एंड आउट, बीच में बहुत सारी बार बात भी हुई है। तो सवाल ये है कि जैसे अभी हम लोग ये विचार मंच का गठन किए हैं, यहाँ के लोकल लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो लोग पलायन कर गए, आज वो भी बहुत उम्मीद से देख रहा है बिहार की तरफ, तो उन लोगों को भी इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जाए? अगर उनकी जगह अगर आप कुछ बनाएं नॉन रेजिडेंट बिहारीज के लिए, जो 50 लाख से ज्यादा बिहारी बिहार से बाहर रह रहे हैं, वो अपने अपने सिटी में, अपने अपने शहर में जन स्वराज का चैप्टर बना रहे हैं। सिर्फ देश में नहीं, 26 अलग अलग देशों में लोगों ने जन स्वराज ओवरसीज बनाया है। 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो आपको उन देशों से आए हुए वो बिहारी भी दिखेंगे जो अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक वहां पर जन स्वराज की संस्थाओं का गठन कर रहे हैं। पहली बार बिहारी ब्रदरहुड के नाम पर, बिहारी होने के नाम पर एक साथ, इससे पहले तेलुगु संगठन है, गुजराती संगठन है। पहली बार जन स्वराज के आने के बाद से पूरे दुनिया में 26 देशों में जेएसओ जन स्वराज ओवरसीज का संगठन बना है। और जो देश के जो 10 बड़े शहर हैं जहां पर 5 लाख से ज्यादा बिहार के लोग रहते हैं, वहां पर जन स्वराज का विधिवत संगठन बनाकर अभी घोषित किया जा रहा है। हेलो, हाँ प्रशांत जी। हाँ, सीधा प्रश्न कीजिए। प्रश्न कीजिए, प्रश्न कीजिए, कान खुला है, सुनिए। हाँ बोलिए। मैं आनंद मेरा नाम हुआ और मैं पूर्वी चंपारण से हूँ, हिंदुस्तान समाचार। मुझे जानना है प्रशांत जी कि जो मूल कारण है बिहार के राजनीति में और या भ्रष्टाचार का, कि अशिक्षा और अशिक्षित लोग ज्यादातर चुनाव जीत कर आ जाते हैं, तो क्या जन स्वराज शैक्षणिक अर्हताएं तय करेगी क्या? नहीं, पहली बात तो आपका ये भ्रम है कि अशिक्षित लोगों की वजह से बिहार में गलत लोगों का चुनाव हो रहा है। ये भ्रम मत पालिए। शिक्षा का चुनाव में बेहतर वोटर या नेता होने से कोई सीधा सरोकार नहीं है। शिक्षा आपको अगर मिली है, औपचारिक शिक्षा, तो उसका इतना ही फायदा है कि किसी भी जानकारी को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को आप बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, उसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन शिक्षित होने मात्र से आप बहुत बड़े समझदार विद्वान हो जाएंगे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस देश में मनमोहन सिंह जी को सबसे बड़ा अर्थशास्त्री लोग मानते हैं। मनमोहन सिंह जी अपने जीवन में सिर्फ एक ही चुनाव लड़े और वो लोकसभा का चुनाव हार गए। हराने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता था। महत्व का बात वो नहीं है। महत्व का ये बात है कि चुनाव कहां से हारे? चुनाव हारे दक्षिण दिल्ली से, जो कि देश का सबसे ज्यादा शिक्षित और प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा धनी जो लोकसभा क्षेत्र है वो दक्षिण दिल्ली है। जहां 100% लोग पढ़े लिखे और पैसे वाले हैं, वहां पर लोगों ने मनमोहन सिंह को हरा दिया। अगर मनमोहन सिंह झंझारपुर से हार जाते
तो लोग कहते वहां तो सब अनपढ़ था, बुझाया नहीं, इतने बड़े अर्थशास्त्री को हरा दिया। शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब इस देश में आजादी से पहले, आजादी के समय देश में साक्षरता का दर था 18%, मतलब 82% जनता देश में निरक्षर थी। तो 82% निरक्षर समाज ने किसको नेता चुना? गांधी को, नेहरू को, पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, मौलाना आजाद को। और आज पेपर पर ही सही, लेकिन हम लोग 80% साक्षर देश हैं, और आज हम और आप किसको नेता चुने हैं आप देख लीजिए। तो ये दोष मत दीजिए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो गलत चुनाव कर रहे हैं। घर देहात गांव में भी हम लोग कहते हैं कि हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत समझदार महिला थी। लड़का को पढ़ा लिखा कर बढ़िया तो कर दिए हैं, लेकिन एकदम इडियट है, लंपट है, कुछ नहीं बुझाता है। तो पढ़ाई से समझदारी का सीधा सरोकार नहीं है। अगर आपके पास साधन व्यवस्था है, आपकी आर्थिक सामाजिक परिस्थिति है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ पढ़ लेने मात्र से आप बहुत समझदार हो जाइएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जन सुराज में शिक्षा कोई क्राइटेरिया बनेगा कि नहीं, ये अभी चर्चा चल रही है। संविधान सभा की जो 1000 बैठकें होनी है, उसमें करीब 200 बैठकें हुई हैं। एक एक प्रखंड में जाकर लोगों से पूछा जा रहा है। एक बार उसका निर्णय आने दीजिए। संभव है कि कुछ क्राइटेरिया हो, संभव है कि न हो, ये लोगों के जनमत पर निर्भर है, हमारा निर्णय नहीं है। हेलो, मैं कटिहार से बोल रहा था, मनोज कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता हूँ। मैं कह रहा था कि बिहार के तरफ झारखंड में अधिवक्ता के लिए वित्तीय सहायता दी गई है और बहुत सारा योजना भी दी गई है अधिवक्ताओं के लिए, झारखंड सरकार ने दी है। लेकिन आपकी सरकार आएगी तो इसमें अधिवक्ता के लिए, बिहार के लिए कुछ सहायता, वित्तीय सहायता मिलेगा या नहीं? और देश के आंदोलन में हमारे अधिवक्ता जो देश को आज़ाद कराए, आज तक अधिवक्ता के लिए कुछ नहीं हुआ। सरकार जो भी पिछली सरकार मिली, कोई भी आज तक कोई अधिवक्ता के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। ये चीज मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग जिसके प्रति अन्याय होता है उसका केस रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं, उसी का फीस भी लेते हैं, उसी से आपका जीवन यापन भी कर रहे हैं, और अपना केस भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्या दुर्दशा है अधिवक्ताओं की, बताइए। आप लोग समाज का ठेका लिए हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय होगा तो हम तुमको न्याय दिलाएंगे, और अपने न्याय के लिए हमारे पास आ रहे हैं। सर मैं अमिताभ, बिल्कुल ठीक है सर मैं जी जी। सुनने उससे और अधिवक्ता क्या संपर्क है? मैं अमिताभ कुमार अरे तो बोलने दीजिए भाई। अधिवक्ता दूसरे की लड़ाई लड़ता है तो अधिवक्ता की औकात है, स्वयं अधिकार देने की क्षमता रखता है। किसी सरकार और प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं। इतना एजिटेटेड होके काहे बोल रहे हैं? ठीक ठीक ना, ये साहस होना ही चाहिए। हाँ ठीक ठीक। इसी अधिवक्ताओं के जो जितने देश में बड़े स्कूल हैं, NLU बेंगलोर है, नलसार है हैदराबाद में, हार्वर्ड कैनेडी में अधिवक्ता बनाने का, ट्रेनिंग करने का भी स्कूल है। हम लोग जाते हैं वहाँ बोलने, भगवान ने अवसर दे दिया, लोग बुलाते हैं वहाँ बोलने जाते हैं। तो बात तो यही बताई जाती है कि अपनी बात को आप बहुत मजबूती से बिना उत्तेजित हुए भी रख सकते हैं। तो अधिवक्ताओं में अधिवक्ता बचिए ना, ठीक है, कटाक्ष नहीं किया, आपको समझ में नहीं आया, कटाक्ष नहीं किया। आपको ये बताया कि आप हमारे जैसे साधारण अदना आदमी से क्यों मांग रहे हैं। आप तो अपने न्यायालय कार्यालय में बैठकर, अगर शहर में सबसे ज्यादा कहीं भीड़ आती है तो कचहरी में आता है। आदमी गांव देहात जाता कहता है कचहरी कहाँ है। तो आप तो इतने लोगों से आप लोग मिल रहे हैं, आपकी इतनी ताकत है, अब फिर भी किसी भी न्यायालय में पेड़ से आज तक झोपड़ी नहीं बना। और आप लोग की विद्वता भी है, आपकी क्षमता भी है, साधन भी है। आपने आजादी से पहले योगदान भी किया, बाद में भी किया, बड़े बड़े लोगों को आप लोगों ने जिताया भी है। फिर भी अगर नहीं हुआ तो बैठकर ये चिंतन करने में कोई कमजोरी नहीं है
कि भाई कुछ तो गलती हो रहा होगा, तभी हम लोग का ये दुर्दशा है। अधिवक्ताओं की स्थिति आप पहले तय कर लीजिए क्या है, कहे अच्छी है कि खराब है। हमारी नजर से तो बहुत खराब है। अधिवक्ताओं की स्थिति अच्छी है, कुछ लोग सोचते हैं कि बुरी है, लेकिन अधिवक्ताओं की स्थिति बहुत अच्छी है तो बढ़िया तालीम दीजिए, फिर तो दिक्कत है। सरकार ने नहीं किया, लेकिन अधिवक्ता ने हाई कोर्ट से रिट फाइल किया, उसके आधार चलिए पर ठीक है, सरकार ने अपील दी। ठीक, सुनिए देखिए आप ऐसा है कि अगर सुनिए अगर 100 हम नहीं मित्र सुनिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार के अधिवक्ताओं की हालात और दुर्दशा जो है वो सब लोग जानते हैं। ये प्रशांत जी ने ठीक ही कहा, प्रशांत जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि जो आजादी की भूमिका में देश को आजाद करवाया, इतने बड़े समाज को नेतृत्व भी करता है, लेकिन सत्ता से आज तक इसको कुछ नहीं मिला। इसका वजह और कोई नहीं है, हम अधिवक्ता जिम्मेदार हैं। इसको चिंतन कीजिए, इस गलत बात नहीं कहे। रही भावना में आकर के कुछ इनको कह दीजिए, ये तो कल आएंगे सत्ता में, उम्मीद करेंगे हम भी अपनी समस्या इनके निगाह में देंगे, ये अलग बात है। लेकिन अधिवक्ता की स्थिति दुर्दशा